नमस्कार, बहुत बहुत आभार। और आप लोग सारी क्लासें मैं रेगुलर दे रहा हूं, आपको बराबर यूजीसी नेट को ध्यान में रख के मैं पढ़ा रहा हूं। और हो सके तो सारी वीडियो को आप कम से कम 2 से 3 बार देखें। ठीक है, इससे पहले भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है निबंध को पढ़ा चुका हूं, और उसी के नीचे आपको भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है निबंध की प्रैक्टिस मिलेगी, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने करवाए हैं। 45 से 50 प्रश्न होंगे और वो एमसीक्यू हैं। ठीक है, 2-3 प्रश्न उसमें पीवाईक्यू हैं, बाकी एमसीक्यू मैंने बनाए हैं खुद से। और हो सकता है उन प्रश्नों से बाहर आपका कुछ नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं है। कुछ एक आधे पॉइंट है, एक बार निबंध आप पढ़ लोगे और फिर जो है प्रैक्टिस कर लोगे तो बस इतना काफी है आपको भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है निबंध से। और याद रखना कि भक्ति का आदि काल में पूरा पढ़ा चुका हूं, भक्ति काल पे भी 2 वीडियो बना चुका हूं। भक्ति काल में कबीर दास को मैंने संपूर्ण रामचंद्र शुक्ल, हिंदी का बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी और विश्वनाथ त्रिपाठी और हजारी प्रसाद द्विवेदी के महत्वपूर्ण कथन रखे हैं। ठीक है, उनके अलग से 2 घंटे की एक में दो वीडियो होंगे। ठीक है, जाकर देखें। और भारतीय काव्यशास्त्र भी मैं पढ़ा रहा हूं, जो 4-5-6 वीडियो बन चुके हैं, बाकी और बना रहा हूं। आदिकाल की प्रैक्टिस भी कराया है, अभी लगभग 500 प्रश्नों की सीरीज में चलाया हूं आदिकाल पे। ठीक है, उसमें पीवाईक्यू और एमसीक्यू भी मिलेंगे आपको। एक एक प्रश्न को व्याख्या के साथ हल करवाया है, जाके प्लेलिस्ट में ढूंढे, मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। सबकी प्लेलिस्ट अलग अलग बनी है। ठीक है, अगर आज की डेट में आप देख रहे हैं तो आगे वीडियो बन रहे हैं। ठीक है, एक हुई है आदिकाल पे, बाकी धीरे धीरे कम से कम 500 प्रश्न जो है मैं उस पर कराऊंगा। इसी प्रकार से भक्ति काल पे, इसी प्रकार से रीत काल पे, इसी प्रकार जो है भारतेंद्र द्विवेदी, सब पे इसी प्रकार से जो है क्लासेस चलती रहेंगी। आज जो हम पढ़ाना शुरू करेंगे वो दिल्ली दरबार दर्पण निबंध है। उसमें पहले फैक्ट्स होगा, याद रखना। पहले दिल्ली दरबार दर्पण में जितना फैक्ट्स मुझे अच्छा लगा, जो लगता पूछा जाने लायक है, वो पहले। फिर संपूर्ण निबंध आपको मिलेगा पढ़ने लायक, एक अलग तरीके से मिलेगा पढ़ने के लिए। दूसरी बात दिखा देता हूं किस प्रकार से। देखो, ऐसे आपको निबंध मिलेगा, ऐसे बढ़िया बढ़िया, ऐसे देखो दिखा देता हूं। आपको लगेगा कि मैं कुछ नए तरीके से निबंध पढ़ने जा रहा हूं। देखो, ये निबंध मेरा शुरू हो गया। ठीक है, यहां से इस टाइप में मैंने खुद टाइप किए हैं अच्छी तरह। पूरा संपूर्ण निबंध मैंने टाइप करके अंडरलाइन किया जहां जहां जो कथन अच्छे थे। ठीक है, आप इसी प्रकार से निबंध, इसी प्रकार से कहानी, इसी प्रकार से नाटक, इसी प्रकार से कविताएं आपको पहले फैक्ट्स के रूप में, फिर टाइप हुआ निबंध। कहीं से पीडीएफ नहीं लूंगा, इतना याद रखना, खुद टाइप किया हुआ। ठीक है, और एक एक अच्छी तरीके से। तो आज दिल्ली दरबार दर्पण निबंध से, इससे पहले मैं एक कविता की शुरुआत करता हूं। बताना कि वो कविता किसकी है। पूछी गई कविताएं हैं, मैं वही कविताएं बोलता हूं जो पूछी जाती हैं या पूछने लायक हैं। अपनी कविता कोई नहीं है, बस रीत काल, भक्ति काल, यहीं से कविताएं उठाता हूं। तो सबसे पहले मैं एक सवैया बोलता हूं, बताना ये पंक्ति किसकी है। कि अति छीन मृणाल के तारा होते ते ऊपर पाँव दे आवनो है। सुई बेहते द्वार सकीन तहाँ पर तीत के टाड़ो लदावनो है। कवि बोधायनी गणित जहुते चढ़िता पे न चित्त डरावनो है। यह प्रेम को पंथ कराल है जू पर तरवार की धार पे धावनो है। बहुत अच्छी पंक्ति है ये, कि यह प्रेम को पंथ कराल है जू तरवार की धार पे धावनो है। बताइए पंक्ति किसकी। और इस पंक्ति का जवाब, ये किसकी पंक्ति, इसी में है। गौर से 2 बार सुनना, आपको जवाब मिल जाएगा। रीत काल के कवि हैं। तो जो है दिल्ली दरबार दर्पण निबंध से हम शुरुआत कर रहे हैं। पहले इसको पढ़ाएंगे संपूर्ण, पहले फैक्ट्स, उसके बाद संपूर्ण निबंध, उसके बाद में इस पे कम से कम 50 प्रश्नोत्तरी आपके सामने मैं समकक्ष रखूंगा। चलो चलते हैं। तो दिल्ली दरबार जो दर्पण निबंध है, ये इसका समय क्या है, 1877 में ये लिखा गया था। कब? 1877 में। कब लिखा गया था भैया? 1877 में। अच्छा, किसने लिखा था आप लोग जानते होंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। इनका जन्म कब हुआ था? 1850, मृत्यु 1885 में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसकी विषय वस्तु क्या है, देखो इसकी विषय वस्तु, इस निबंध की विषय वस्तु, इस निबंध में क्या है। देखो, यह 28 अप्रैल 1876 को एक आधिकारिक घोषणा, याद रखना, आधिकारिक घोषणा के द्वारा महारानी विक्टोरिया भारत की सामग्री घोषित हुई थी। ठीक है, सामग्री जो है घोषित हुई, और भारत औपचारिक रूप से ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत
आ गया था। ठीक है, भारत औपचारिक रूप से ब्रिटिश के अंतर्गत आ गया था। और इस निबंध में भारतेंदु जी के द्वारा 1877 ईस्वी के प्रथम दिल्ली दरबार की रिपोर्टिंग की गई थी, यानी खुद भारतेंदु गए थे। और यह निबंध किस शैली में लिखा गया भैया? तो आप लोग याद रखना किस निबंध शैली में है? समाचार शैली में। किस शैली में है? समाचार शैली में लिखा गया है। यह इसमें क्या होगा? भारतेंदु की राजभक्ति और देशभक्ति की मिश्रित भावना देखी जा सकती है इस निबंध में। बहुत इंपॉर्टेंट है यह निबंध। चलो, इससे एक बार प्रश्न इस बार के एग्जाम में बन चुका है। अच्छा, अब देखो कुछ फैक्ट शुरू होंगे। यह निबंध कब लगा? सॉरी, ये दिल्ली में दरबार कब लगा था? 1 जनवरी को। कब लगा था दरबार का महोत्सव? 1 जनवरी। बिल्कुल नहीं, याद रखना। और याद रखना इसमें जो नेशनल एंथम बजा था वो क्या था? गॉड सेव द क्वीन, ईश्वर महारानी को चिरंजीव रखे। ठीक है, ये नेशनल एंथम बजा था। अच्छा, इस पूरे निबंध में या इस क्या दिल्ली दरबार दर्पण में, ठीक है, दरबार में महारानी ने एक नया पद नियुक्त किया था। वो कौन सा पद था? आपके सामने लिखा है ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये एक नया पद निकाला था। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, आगे देते हैं। देख तो यहां से ये पंक्ति जो मैंने लिखी है ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि सब राजाओं की मुलाकातों का हाल अलग अलग लिखना आवश्यक नहीं। ये पहली लाइन है, इसलिए मैंने इसको लिखा है, क्योंकि आजकल पहली और आखिरी लाइन बहुत पूछी जाती है। तो इस निबंध की पहली लाइन कौन सी है? सब राजाओं की मुलाकातों का हाल अलग अलग लिखना आवश्यक नहीं है। अच्छा, दूसरी बात देखो, इसमें जो शासन के अधिकारी थे राजाओं को एक रेशमी झंडा, एक सोने का तगमा पीतल के साथ और जिसपे राज राजेश्वरी का मुकुट बना था, एक पट्टी लगी, झंडे पर राजा का नाम और शस्त्र के चिन्ह थे। यानी जो झंडा दिया गया था, तो जो झंडा था उसमें क्या था? राजस्वी का मुकुट बना था, और जो वो डंडा था वो पीतल का था। ठीक है, उस पे राजा का नाम और शस्त्र के चिन्ह भी बने थे। ठीक है, तो ये है हमारा कुछ इसमें बात। आगे हम पूरा निबंध पढ़ेंगे। झंडा और तगमा देने के समय देखना, जो झंडा और तगमा था, झंडा और तगमा देने के समय श्रीयुत वायसराय ने हर एक राजा से ये वाक्य कहा था। क्या कहा था? कि देखो यहाँ पे 2 कथन आपको आगे निबंध में एक और मिलेगा। ठीक है, वो दूसरे टाइप का, ये यहाँ पे दूसरे टाइप का। जब राजा ने यानी वायसराय जो थे झंडा तगमा दिया था, उस समय हर एक राजा से क्या कहा था? उसने कहा था कि मैं श्रीमती महारानी की तरफ से, ये छोड़ दो, ये नहीं, मैं श्रीमती महारानी की तरफ से यह झंडा खास आपके लिए देता हूं। ठीक है, खास आपके लिए देता हूं। ठीक है, याद रखना ये कथन कहा था कि यहां से है थोड़ा। ठीक है, क्या कौन सा कथन है? कि मैं श्रीमती महारानी की तरफ से यह झंडा खास आपके लिए देता हूं। ठीक है, किसने कहा था? वायसराय ने हर एक राजा सेवा के कहा था। ठीक है, और दूसरी बात इसमें इंग्लिस्तान का वर्णन है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। जो बाकी राजा थे उनको सोने व चांदी के तगमे मिले थे, झंडा नहीं मिला था। अब देखो इसमें किलात खां को क्या क्या मिला, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें किलात खां को क्या क्या मिला? सबसे पहली बात, इनको झंडा नहीं मिला था। इनको झंडा भैया नहीं मिला था। इनको एक हाथी मिला था जिसपे 4000 का होदा था। और क्या मिला था? जड़ाऊ गहने और घड़ी और कारचोबी कपड़े और कमखाब के तान। कुल 25,000 की इनको तोहफे में सामान मिला था, तोहफे मिले थे। ठीक है, कुल 25,000 का सामान इनको मिला था। किसको? किलात के खां को। इसमें पूछा जाएगा। हाँ, झंडा नहीं मिला था, सबसे पहली बात। हाथी जिसपे 4000 का लागत हौदा था, जड़ाऊ गहने, घड़ी, कारचोबी कपड़े और कमकाब के थान और 25,000 की कुल धनराशि इनको टोटल मिला के तोहफे में मिला था। ठीक है, ये बात था निबंध में। अच्छा, इनके साथ जो सरदार थे उनको देखो क्या क्या मिला। किश्तियों में लगाकर 10,000 रुपए दिए गए थे। जो किलात के खां के जो सरदार, इनके साथ जो सरदार थे, तो उनको किश्तियों में लगाकर 10,000 रुपए सबको दिए गए थे। ठीक है,
इंपॉर्टेंट है। दाढ़ी के कारण इनकी बहुत भगनी दाढ़ी थी, बहुत बड़ी दाढ़ी थी, उसके कारण इनका चेहरा भयानक लगता था। किसके? किलावती खां के बारे में ये बात है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि इन्हें झंडा ना मिलने के कारण समझना चाहिए कि ये बिल्कुल स्वतंत्र हैं। ये किसके बारे में कहा गया है? किलावत खां के बारे में। किसके बारे में? किलावत खां के बारे में। इन्हें झंडा ना मिलने के कारण यह समझना चाहिए कि यह बिल्कुल स्वतंत्र हैं। ठीक है, अगली बात, आप हमको देख चुके और हम आपको, अब जाइए। ये कथन है कि आप हमको देख चुके और हम आपको, अब चले जाइए यहां से। ये किलावत खां ने किससे कहा था? तो एक प्रतिष्ठित बंगाली थे, उनसे कहा था। प्रतिष्ठित बंगाली से कहा था कि आप हमको देख चुके और हम आपको, अब जाइए। किलावत खां ने किससे कहा था? बंगाली से। अच्छा, इसमें एक चीज याद रखना, दिल्ली का वर्णन है। किसका है भैया? दिल्ली का वर्णन है। चलो अगली बात, नवाब लुहारू को की अंग्रेजी से ही हंसी आई। याद रखना, ये यहाँ पे बात है कि आपसे पूछा जाएगा कि निबंध में वो कौन सा व्यक्ति था जिसकी अंग्रेजी से लोगों को हंसी आई थी? तो वो थे नवाब लुहारू। कौन थे? नवाब लुहारू। ठीक है, चलो नवाब लुहारू के बारे में कुछ देखो बातें, थोड़ा नवाब लुहारू के बारे में ये कुछ बातें हैं। देखो, अंग्रेजी, अरबी, ज्योतिषी और गणित अपने बच्चों को ज्ञान कराया था। इनको भी ज्ञान था और अपने बच्चों को भी इन्होंने ज्ञान कराया था। ठीक है, कौन? नवाब लुहारू। अंग्रेजी, अरबी, ज्योतिष और गणित। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। हमने, बहुत अच्छा कथन कि हमने और रईसों की तरह अपनी उम्र खेल कूद में नहीं गंवाई, वरन लड़कपन ही से विद्या के उपार्जन में चित्त लगाया और पूरे पंडित और कवि हुए। ये कथन किसका है? ये कथन किसका है भैया? तो नवाब का है। किसका? नवाब लुहारू का कथन है। किसका कथन है भैया? नवाब लुहारू का। किसका है भैया? नवाब लुहारू का कथन है। ठीक है, चलो वायसराय ने इनके लिए क्या कहा था? वायसराय यानी नवाब लुहारू के लिए क्या कहा कि हम आपकी अंग्रेजी विद्या पर इतना मुबारकबाद नहीं देते जितना अंग्रेजों के समान आपका चित्र होने के लिए। ये बात किसने कहा था? तो वायसराय ने कहा था। किससे कहा था? नवाब से कहा था। किससे? नवाब लुहारू से कहा था। ठीक है, हम आपकी अंग्रेजी विद्या पर इतना मुबारकबाद नहीं देते जितना अंग्रेजों के समान आपका चित्र होने के लिए। ठीक है, चलो ये एक बात। इन्होंने यानी नवाब लुहारू ने, याद रखना कि अरबी फारसी का एक पद्य ग्रंथ बनाया था, जो कि कहते हैं कि मैं एक अरबी फारसी का ग्रंथ बनाया हूं, अगर मैं सोचता हूं कि जरूर किसी दिन आपके सामने मैं उसको सुनाऊं। ठीक है, तो ये थे नवाब लुहारू। अगली आते हैं महारानी तंजौर। वेरी इंपॉर्टेंट है इनके बारे में। महारानी तंजौर के बारे में सुनो क्या है। देखो, महारानी तंजौर जो थी, सबसे पहली बात, वो 29 को आई थी दरबार में। 29 के अंत में, जो अंत में आई थी और वायसराय से मिलने। और ये ताश के वस्त्र पहन के आई थी। ताश का ही नकाब इन्होंने जो है डाल रखा था। इनके पति का नाम क्या था? राजा सखाराम साहिब। राजा सखाराम साहब। और इनके कितने लड़के थे? 2 लड़के थे। इंपॉर्टेंट है यहाँ सब सारे पॉइंट। इनके अनुवादक का नाम क्या था बेटा लोग? मिसेस फर्त नाम था। क्या नाम था? मिसेज नहीं, मिसेस फर्त। इसी को मनभावनी वायसराय ने कहा था। मनभावनी अनुवादक किसे कहा था? मिसेस फर्त ने। किसने कहा था? वायसराय ने। किसने कहा था? वायसराय ने। इनकी जो अनुवादक थे मिसेस फर्त, उनको मनभावनी अनुवादक किसने कहा था? वायसराय ने। चलो अगली बात, अगली बात, ये जो थी महारानी तंजौर, ये भोपाल की जो रानी, भोपाल की जो थी, उनकी तरह ये चतुर नहीं थी। उनकी तरह ये चतुर नहीं थी। भोपाल की तरह चतुर नहीं थी। भोपाल की तरह चतुर नहीं थी। याद रखना, ये जो कथन मैंने वहां और यहां में अंतर बताया। कथन देखो अंतर क्या। वहां तगमा और झंडा देते हुए कहा था, यहाँ पे वायसराय ने हर एक से क्या कहा था? जब भेंट किया था, मिल रहे थे, तब कहा था कि आपसे दोस्ती करके हम अत्यंत प्रसन्न हुए। ये बात उस टाइम कही है। दोनों शब्द अलग अलग हैं। ठीक है, इस बात को याद रखना। 1 जनवरी, देखो 1 जनवरी 1801 को दरबार लगा था। 1 जनवरी 1801 को दरबार लगा था। और ये नगर से, दिल्ली नगर से 5 मील दूर था। किलोमीटर नहीं, 5 मील दूर था। ठीक है, अब देखो थोड़ा रखना, जो वायसराय का चबूतरा जो था, जो षटकोण नुमा जो चबूतरा था, जो जिसमें 6 कोण बने थे, वो इसकी छत कैसी थी? गुम्बद नुमा छत थी और उस पर लाल कपड़ा पड़ा हुआ था। याद रखना, षटकोण चबूतरा था, गुम्बद नुमा छत थी और लाल कपड़ा पड़ा था।
कंगूरे के ऊपर, एक कंगूरे, जो कंगूरे के ऊपर देखो जाकर, कंगूरे के ऊपर क्या था, राज राजेश्वरी का मुकुट लगा था कंगूरे के ऊपर। राज राजेश्वरी का मुकुट कहाँ लगा हुआ था, कंगूरे के ऊपर, ठीक है। वायसराय के ठीक सामने क्या था, वायसराय के ठीक सामने जो अर्धचंद्राकार चबूतरा था, उस पर कौन कौन थे, वेरी इंपॉर्टेंट है। अर्धचंद्राकार चबूतरा पे देखो, एक तो थे मुसाहिब, एक तो थे मद्रास, बंबई के गवर्नर, पंजाब, बंगाल और पश्चिमोत्तर देश हिंदुस्तान के कमांडर एंड चीफ लोग थे, ठीक है। अर्धचंद्राकार चबूतरा जो था उस पे कौन कौन थे, मुसाहिब, मद्रास, बंबई के गवर्नर और पंजाब, बंगाल, पश्चिम उत्तर देश, ठीक है, के जो लोग थे, और हिंदुस्तान के कमांडर एंड चीफ उस पे बैठे हुए थे। कुल 63 शासनाधिकारी थे। कुल कितने अधिकारी आए थे, 63 शासनाधिकारी थे, ठीक है। नाम कुछ ये दिए हैं, कौन कौन है, निबंध में भी रखा हूं, यहाँ पे देखो, महाराज अजयगढ़, बड़ौदा, बिजावर। हो सकता है इस बार इन 4-5 नामों में कोई दे दे, इस बात वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी तक यहां से सवाल नहीं बना, अब बनने के चांस है, ठीक है। महाराज अजयगढ़, बड़ौदा, बिजावर, भरतपुर, चरखारी, दतिया, ग्वालियर, इंदौर, जयपुर, जम्मू, जोधपुर, करौली, किशनगढ़ और पन्ना, मैसूर, रीवा, उरछा, महाराणा उदयपुर, ठीक है, महाराव राजा अलवर, महाराज राजा अलवर, ठीक है। और कौन थे, बूंदी, ठीक है, बूंदी, महाराजा राणा भलावर, राणा धौलपुर, ठीक है, राजा बिलासपुर, बमरा, बिरौंदा, ठीक है, बिरौंदा, चंबा, छतरपुर, देवास, धार, फरीदकोट, जींद, खरौंद, कूच बिहार, मंडी, नाभानाहन, राजपीपला, रतलाम, समथर, सुकेत, टिहरी, रावा, जिगनी, टोरी, नवाब टोंक, ठीक है, और पटौदी, मलेरकोटला, लुहारू, जूनागढ़, जौरा, दोजाना, बहावलपुर, जागीरदार, अलीपुरा, बेगम भोपाल, निजाम हैदराबाद, सरदार कलसिया, ठाकुर साहब भावनगर, मुरबी और पिपलोदा, जागीरवार, पालदेव, मीर खैरपुर, महंत कोंद का, नंदगांव और जामनवा नगर। ये तो इसमें शुरुआत के 2-3 और लास्ट के 2-3 याद रख लो, बस इसी में से पूछा जाएगा। वायसराय सिंहासन के पीछे क्या क्या था, धनुष खंड के आकार की सीढ़ियां चबूतरों की ओर बनी थी और 10 भागों में बांट गई थी। कितने भागों में बांट गई थी भैया, बटी थी 10 भागों में। कितने भागों में, 10 भागों में, ठीक है। न्योते में कितने लोग आए थे, 3000 लोग थे, याद रखना, कितने लोग न्योते में आए थे, 3000। दरबार के दक्षिण की तरफ कितने लोग थे, 15000 लगभग में फौजी खड़े थे। उत्तर सजीली पलटन, उत्तर में कौन थी, सजीली पलटने भी थी। भीड़ लगभग में, भीड़ की संख्या कितनी थी भैया, तो 2 लाख कम से कम थी। भीड़ कितनी थी, 2 लाख। 11:15 बजे दरबारी लोग अपने स्थान पर आ गए थे, ठीक 12 बजे वायसराय की सवारी पहुंची थी, याद रखना, ठीक है। नेशनल एंथम, गॉड सेव द क्वीन, ईश्वर महारानी को चिरंजीवी रखे, ये बात। चीफ हेरल्ड ने, याद रखना, चीफ हेरल्ड ने अंग्रेजी में राज आज्ञा पत्र पढ़ा, इसी को मुख्य बंदी भी कहा जाता है। यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन, इसमें वर्णन है। लैटिन भाषा में ये एंडेई एम्प्रेक्टिक्स, अंग्रेजी भाषा में एम्प्रेस ऑफ इंडिया, ठीक है, कहलाता है। अगला, विंडसर को कचहरी से 28 अप्रैल 1876 39वें वर्ष में प्रसिद्ध किया गया था, विंडसर को, ठीक है, इंपॉर्टेंट। अब देखो, चीफ हेरल्ड थे, हेरल्ड के पढ़ने के बाद, जो आज्ञा पत्र था उसके पढ़ने के बाद क्या क्या हुआ, देखो। सबसे पहली बात, तुरही बजी थी, तुरही बजी। फिर फॉरेन सेक्रेटरी, वेरी इंपॉर्टेंट, फॉरेन सेक्रेटरी यहाँ पे, सेक्रेटरी ने उर्दू में तर्जुमा पढ़ा था, वेरी इंपॉर्टेंट है। जो फॉरेन सेक्रेटरी था उन्होंने उर्दू में तर्जुमा पढ़ा था, उर्दू में। और क्या हुआ, 101 तोपों की सलामी हुई। 34 सलामी होने के बाद बंदूकों की बाड़े दगी, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है। और पायनियर अंग्रेजी जो समाचार पत्र था, उनके संपादकों को बुरा लगा था, ठीक है।
1858 से 1 नवंबर 1 नवंबर को श्रीमती महारानी का इश्तहार जारी हुआ था। और याद रखना, इसमें लगभग 30 करोड़ जनता का दर्शन 30 करोड़ जनता के दर्शन हुए, बात हुई थी। और तैमूर लंका भारी घराना मिट्टी में मिल गया, इस बात बताया हो आज्ञा पत्र के समय में। ठीक है, सेना ने 3 बार हुर्रे शब्द की आनंद ध्वनि बजाई थी। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ फैक्ट्स। अब हम संपूर्ण निबंध पढ़ेंगे बेहतर तरीके से, जहां जहां इंपॉर्टेंट है उसको तो हम जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, जो क्या कहते हैं कि सब राजाओं की, देखो पहली लाइन यही है कि सब राजाओं की मुलाकातों का हाल अलग अलग लिखना आवश्यक नहीं है। अब देखो, मुझे अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं, जहां पे इंपॉर्टेंट वो अंडरलाइन मैंने सारा कर दिया, कलर कर दिया है। सब राजाओं की मुलाकातों का हाल अलग अलग लिखना आवश्यक नहीं है, क्योंकि सबके साथ वही मामूली बात हुई। सब बड़े बड़े शासनाधिकारी राजाओं को एक एक रेशमी झंडा और सोने का तगमा मिला था। बड़े बड़े जो शासनाधिकारी थे उनको क्या क्या मिला? राजाओं को एक एक रेशमी झंडा और सोने का तगमा मिला था। ठीक है, झंडे अत्यंत सुंदर थे, बहुत सुंदर झंडे थे। पीतल, याद रखना, अब यहां पे मैं कुछ करूं, जब तक जो है अंडरलाइन नहीं करता मजा ही नहीं आता। देखो, पीतल पीतल के चमकीले मोटे मोटे डंडों पर राज राजेश्वरी का एक एक मुकुट बना था, एक मुकुट बना था, और एक एक पटरी लगी थी। ठीक है, जिस पर झंडा पाने वाले राजा का नाम लिखा था पटरी पर, और फरहरे पर जो डंडे से लटकता था स्पष्ट रीति पर उनके शस्त्र आदि के चिन्ह बने हुए थे। ये कल्पना करो उस निबंध में। ठीक है, यही बात मैं बता रहा था कि झंडा और तगमा देने के समय श्रीयुत वायसराय ने हर एक राजा से वाक्य कहे कि मैं श्रीमती महारानी की तरफ से यह झंडा खास आपके लिए देता हूं। ठीक है, कि मैं श्रीमती महारानी की तरफ से यह झंडा खास आपके लिए देता हूं। ठीक, ये वाक्य कहा था, जो उनके हिंदुस्तान की राज राजेश्वरी की पदवी लेने का यादगार रहेगा। श्रीमती को भरोसा है कि जब कभी यह झंडा खुलेगा आपको उसे देखते ही केवल इस बात का ध्यान ना होगा कि इंग्लिस्तानों के राज्य के साथ आपके खैर का राशि घराने का कैसा दृढ़ संबंध है। वरन यह भी कि सरकार की यह बड़ी भारी इच्छा है कि आपके कुल को प्रतापी, प्रारब्धी और अचल देखे। सरकार की यह बहुत बड़ी भारी इच्छा है कि जो आपके जो कुल है, आपके जो परिवार है, आपका जो परिवार है भैया, आपका जो परिवार है, कहां गया आपका जो परिवार, उसके आपका जो यहां आपका जो परिवार है यानी जो कुल है, कुल को देखो प्रतापी और प्रारब्धी, ये इंपॉर्टेंट है। कुल को प्रतापी और प्रारब्धी और अचल देखे, जो अचल देखे। मैं, यानी सब वायसराय कह रहे हैं, मैं श्रीमती महारानी हिंदुस्तान की राज राजेश्वरी की आज्ञा अनुसार आपको यह तगमा पहनाता हूं। ईश्वर करे आप इसे बहुत दिन तक पहने और आपके पीछे या आपके कुल में बहुत दिन तक रहकर उस शुभ दिन को याद दिलावे जो इस पर छपा है। ये यहां तक वायसराय। आगे देखते हैं क्या है। अब थोड़ा फिर यहां पे बात होगी। शेष राजाओं को उनके पद के अनुसार सोने या चांदी के केवल जो है तुगमे नहीं, तगमे। ठीक है, तगमे, यहां ही काट दो, तगमे ही मिले। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, इसमें झंडा नहीं इनको दिया गया है। शेष राजाओं को उनके पद के अनुसार सोने या चांदी के केवल तगमे ही मिले। अब देखो, इसमें किलात के खां को क्या क्या मिला, मैं फिर से पढ़ चुका हूं, फिर से पढ़ा रहा हूं। किलात के खां को भी झंडा नहीं मिला, पर उन्हें ये मत समझना कि इसमें मैंने कुछ छोड़ दिया, पूरा का पूरा निबंध है, सोचने की कोई बात नहीं। मिला पर उन्हें एक हाथी जिस पर 4000 की लागत का होता, ये इंपॉर्टेंट था। और क्या मिला? जड़ाऊ के गहने, घड़ी, कारचोबी, कपड़े, कमर खाप की थान वगैरह सब मिलाकर 25,000 की चीजें
तोहफे में मिली। यह बात किसी दूसरे के लिए नहीं हुई थी, सिर्फ किलात के खां के बारे में। आगे बढ़ते हैं। इसके सिवा जो सरदार उनके साथ आए थे उन्हें भी किश्तियों में लगाकर 10,000 रुपए की चीजें दी गई। किलात के खां के साथ जो सरदार आए थे उनको 10,000 रुपए की चीजें दी गई थी। इस बात को याद रखना आपको, जो है दी गई। प्राय लोगों को इस बात के जानने का उत्साह होगा कि खां का रूप और वस्त्र कैसा था। तो निसंदेह जो कपड़ा पहने थे वह उनके साथियों से बहुत अच्छा था। यानी जो किलात खां जो कपड़ा पहन कर आए थे वो उनके साथियों से तो काफी अच्छा था, बहुत अच्छा था। ठीक है, उनकी या उनके किसी साथी की शोभा उन मुगलों से बढ़कर ना थी जो बाजार में मेवा लिए घूमा करते। हाँ, कुछ फर्क था, तो इतना था कि लंबी गाभिन दाढ़ी के कारण, या गाभिन से मतलब बड़ी ही है, ठीक है, लंबी यानी बहुत घनी, गाभिन से मतलब घनी, ठीक है, लंबी गाभिन दाढ़ी के कारण खां साहिब का चेहरा बड़ा भयानक था। यह इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि निबंध में किसका चेहरा बहुत बड़ा भयानक लग रहा था। तो कौन थे? किलात के खां। झंडा ना मिलने के कारण, देखो यहां पे झंडा ना मिलने के कारण यह समझना चाहिए कि यह बिल्कुल स्वतंत्र हैं। कौन? किलात के खां। इन्हें आने और जाने के समय श्रीयुत वायसराय गलीचे के किनारे तक पहुंचा गए थे, पर बैठने के लिए इन्हें भी वायसराय के चबूतरे के नीचे वही कुर्सी मिली थी जो और राजाओं को। खां साहिब के मिजाज में रूखापन बहुत है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट है कि किसके मिजाज में बहुत रूखापन था भैया? किसके मिजाज में? किसके? खां साहिब यानी किलात के खां के मिजाज में रूखापन बहुत है। एक बात अगली देखते हैं। एक प्रतिष्ठित बंगाली, देखो रूखापन क्यों है समझो। एक प्रतिष्ठित बंगाली आए एक बार इनके घर, ठीक, इनके डेरे पर मुलाकात के लिए गए थे। खां ने पूछा क्यों आए हो बाबू साहब यहाँ? तो उन्होंने कहा कि आपकी मुलाकात के लिए। कहा इस पर खां ने बोला मुलाकात हो गई, अब जाओ। अच्छा, आप हमको देख चुके और अब हम आपको अब जाइए। सोचो कितने फक्कड़ आदमी थे यार। कोई मिलने आया है, तुमसे मिलने जाए, तुम किसी से मिलने जाओ और वो कह दे बस हो गया हमारा तुम्हारा मिलन, अब जा सकते हो। कहोगे आज के बाद हम तुम्हारे घर पर तो नहीं बस। ठीक है, तो ये थे खां साहब। चलो अगली बात। बहुत से छोटे छोटे राजाओं की बोलचाल का ढंग भी जिस समय वे वायसराय से मिलने आए थे संक्षेप के साथ लिखने के योग्य हैं। क्या कहा है देखो। उन्होंने कहा कि कोई तो दूर ही से हाथ जोड़े आए, और दो एक ऐसे थे कि जब एडिकांग, यहां देखो एडिकांग के बदन झुकाकर इशारा करने पर भी उन्होंने सलाम ना किया, तो एडिकांग ने पीठ पकड़कर उन्हें धीरे से झुका दिया, जो सलाम नहीं किया। कोई बैठकर उठना जानते ही ना थे, यहां तक कि एडिकांग को उठो कहना पड़ता था। कोई झंडा, तगमा, सलामी और खिताब पाने पर भी एक शब्द धन्यवाद का भी नहीं बोला था। और कोई बेचारे इनमें से दो ही एक पदार्थ पाकर ऐसे प्रसन्न कि श्रीयुत वायसराय पर अपनी जान और माल निछावर करने को तैयार थे। सबसे बढ़कर, देखो यहां इंपॉर्टेंट है कि सबसे बढ़कर बुद्धिमान हमें एक महात्मा दिख पड़े, जिनसे वायसराय ने कहा कि आपका नगर तो तीर्थ गिना जाता है। ये किससे कहा था? महात्मा से। किससे कहा था भैया? महात्मा से। किससे कहा था? महात्मा से। किससे कहा था? महात्मा से। चलो अगली बात, तीर्थ गिना जाता है। अगली बात कह रहे हैं कि पर हम आशा करते हैं कि आप इस समय दिल्ली को भी तीर्थ ही के समान पाते हैं। इसके जवाब में वह बेधड़क बोल उठे। क्या बोले? कि जगह जो है, बोले कि सब तीर्थों से बढ़कर है। बेधड़क बोल उठे कि यह जो जगह है ना, यह जगह ये सब तीर्थों से अलग है। किसने कहा? एक महात्मा ने कहा था। ठीक है, अगली बात, खुदा, जहां आप हमारे खुदा मौजूद हैं।
नवाब लुहारू, यही थे नवाब लुहारू की भी अंग्रेजी में बातचीत सुनकर ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिन्हें हंसी ना आई हो। तो ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि किसकी हंसी से लोगों को जो है किसकी अंग्रेजी से हंसी आई थी, तो नवाब लुहारू से। नवाब साहिब बोलते तो बड़े बेधड़क धड़ाके से थे, पर उसी के साथ कायदे और मुहावरे के भी खूब हाथ पांव तोड़ते थे। तो मुहावरों का प्रयोग कौन करता था? नवाब लुहारू। मुहावरों का प्रयोग इंपॉर्टेंट है। कितने वाक्य ऐसे थे जिनके कुछ अर्थ ही नहीं हो सकते, पर नवाब साहिब को अपनी अंग्रेजी का ऐसा कुछ विश्वास था कि अपने मुंह से केवल अपने ही को नहीं वरन अपने दोनों लड़कों को भी अंग्रेजी, देखो क्या क्या पढ़ाया, अंग्रेजी, अरबी, ज्योतिष, गणित आदि ईश्वर जाने कितनी विद्याओं का पंडित बखान गए। ठीक है। नवाब साहिब ने कहा, ये नवाब साहब का कथन है, नवाब साहिब ने कहा, क्या कह दिया भैया, कहा कि हमने और रईसों की तरह, ये नवाब साहब लोहारू का कथन है कि हमने और रईसों की तरह अपनी उम्र खेल कूद में नहीं गंवाई वरन लड़कपन ही से विद्या के उपार्जन में चित्त लगाया और पूरे पंडित और कवि हुए। ये किसने कहा है भैया? बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने कहा है? नवाब साहिब ने कहा कि हमने और रईसों की तरह अपनी उम्र खेल कूद में नहीं गंवाई वरन लड़कपन ही से विद्या के उपार्जन में चित्त लगाया और पूरे पंडित और कवि हुए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलो, इसके सिवाय देखो, इसके सिवाय नवाब साहिब ने बहुत से राजभक्ति के वाक्य भी कहे थे। किसने? नवाब साहिब ने। वायसराय ने उत्तर दिया इनसे, कहा कि हम देखो कि हम आपकी अंग्रेजी विद्या पर इतना मुबारकबाद नहीं देते जितना अंग्रेजों के समान आपका चित्र होने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। किससे कहा था? नवाब लुहारू से। फिर नवाब साहब ने कहा कि मैंने इस भारी अवसर पर अवसर के वर्णन में अरबी और फारसी का एक पद्य ग्रंथ, वेरी इंपॉर्टेंट, अरबी और फारसी का एक पद्य ग्रंथ बनाया है जिससे चाहता हूं कि किसी समय श्रीयुत को सुनाऊं। वायसराय से कह रहे हैं। और श्रीयुत वायसराय ने जवाब दिया कि मुझे भी कविता का बड़ा अनुराग है और मैं आपसा एक भाई कवि, ब्रदर पोएट देख सुनने के लिए कोई अवकाश का समय निकालूंगा। ये वायसराय और नवाब लुहारू के बीच में वार्तालाप थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ यहाँ पे महारानी तंजौर का वर्णन है। महारानी तंजौर क्या करती हैं? देखो, 29 तारीख को, देखो यहाँ पे 29 तारीख को सत्र के अंत में महारानी तंजौर वायसराय से मुलाकात को आई। अब ये ये इंपॉर्टेंट है। देखो, ये सबसे पहली बात, ताश का सब वस्त्र पहने थे, सारे वस्त्र ताश के पहने थे। ठीक है, और इसके सिवाय उनके साथ उनके हाथ, उनके देखो कहाँ गया, वस्त्र पहने थे और मुंह पर भी ताश का नकाब पड़ा था, सब ताश का। इसके सिवाय उनके हाथ पांव दस्ताने और मोजे से ऐसे ढके थे कि सबके जी में उन्हें देखने की इच्छा ही रह गई। महारानी के साथ में उनके, मैं यहाँ पे मैं है, ठीक है, महारानी के साथ में उनके पति का नाम क्या था? राजा सखाराम साहिब, और 2 लड़कों के सिवाय उनकी अनुवादक मिसेस फर्थ भी थी। महारानी ने पहले आकर वायसराय से हाथ मिलाया और अपनी कुर्सी पर बैठ गईं। श्रीयुत वायसराय ने उनके दिल्ली आने पर अपनी प्रसन्नता प्रकट की और पूछा कि आपको इतनी भारी यात्रा में अधिक कष्ट तो नहीं हुआ? किससे कहा है? महारानी तंजौर से। महारानी अपनी भाषा की बोलचाल में बेगम भोपाल की तरह चतुर ना थी, वही कथन यहाँ पे दिया है। इसलिए ज्यादा बातचीत मिसेस फर्थ से हुई, जिन्हें श्रीयुत ने प्रसन्न होकर मन भावनी अनुवादक कहा था। श्रीयुत वायसराय ने मन भावनी अनुवादक किसे कहा था? किसे? श्रीयुत वायसराय, उनका मिसेस फर्थ को। ठीक है, वायसराय की किसी बात के उत्तर में एक बार महारानी के मुंह से यस बेबी यस निकल गया, जिस पर श्रीयुत ने बड़ा हर्ष प्रकट किया कि महारानी अंग्रेजी भी बोल सकती हैं। बड़ा खुशी हुई, पर अनुवादक मेम साहब ने कहा कि वे अंग्रेजी में मात्र 2-4 शब्द से अधिक नहीं जानती हैं। ये किसने कहा था? अनुवादक ने कहा था।
चलो अगली बात, इस वर्णन के अंत में यह लिखना आवश्यक है कि श्रीयुत वायसराय लोगों से इतनी मनोहर रीत पर बातचीत करते थे जिससे सब मगन हो जाते थे और ऐसा समझते थे कि वायसराय ने हमारा सबसे बढ़कर आदर सत्कार किया है। भेंट होने के समय श्रीयुत ने हर एक से कहा कि आपसे दोस्ती करके हम अत्यंत प्रसन्न हुए। ये बात समझो, वहां झंडा तगमा देते हुए, यहां भेंट होने के समय श्रीयुत ने हर एक से कहा था कि हम आपसे दोस्ती करके हम अत्यंत प्रसन्न हुए। ठीक है, और तगमा पहनाने के समय भी बड़े स्नेह से उनकी पीठ पर हाथ रखकर बात की और ये 1 जनवरी को दरबार का महोत्सव हुआ। ठीक है, अच्छा है, अगली बात देखते हैं कि यह दरबार जो हिंदुस्तान के इतिहास में सदा प्रसिद्ध रहेगा, एक बड़े भारी मैदान में नगर से 5 मील दूर पे हुआ था। एक बड़े भारी मैदान में नगर से 5 मील दूर पे हुआ था। बीच में क्या था? देखो, बीच में भैया श्रीयुत वायसराय का षटकोर चबूतरा था, जिसकी गुंबदनुमा छत पर लाल कपड़ा भी लाल, मैंने लाल कलर कर दिया है, लाल कपड़ा चढ़ा और सुनहला रुपहला तथा शीशे का काम बना था। ठीक है, कंगूरे के ऊपर कलसे की जगह श्रीमती राजराजेश्वरी का सुनहला मुकुट लगा था। जो कंगूरे के जो ऊपर कलसे की जगह, कलसा नहीं था, वहां पे श्रीमती राजराजेश्वरी का सुनहला मुकुट लगा हुआ। जिस चबूतरे पर, देखो यहां पे इंपॉर्टेंट है कि जिस चबूतरे पर श्रीयुत अपने राज सिंहासन में सुशोभित हुए थे, उनके बगल में कुर्सी पर लेडी साहब बैठी थी और ठीक पीछे श्रीयुत के कौन था? खवास लोग हाथों में चंबर लिए श्रीयुत के ऊपर कारचौबी छत लगाए खड़े थे। गलत कुछ नहीं बेटा, मैंने देख के ही टाइप किया है। ठीक है, चलो, वायसराय के सिंहासन के दोनों तरफ 2 पेज दामन बरदार। वायसराय के सिंहासन के दोनों तरफ तो क्या थे ये देखो। एक थे 2 पेज दामन बरदार, जिनमें एक श्रीयुत महाराज जम्बू का अत्यंत सुंदर सबसे छोटा राजकुमार और दूसरा कर्नल बर्न का पुत्र था। जिसमें सबसे छोटा राजकुमार, देखो, जिसमें सबसे छोटा राजकुमार और दूसरा कौन था? कर्नल बर्न का पुत्र था। और उनके दाहिने बाएं और पीछे मुसाहिब और सेक्रेटरी लोग अपने अपने स्थानों पर खड़े थे। वायसराय के चबूतरे के ठीक सामने कुछ दूर पर उससे नीचा एक अर्धचंद्राकार चबूतरा था। ठीक है, याद रखना है। अगला, ठीक है, जिस पर शासनाधिकारी राजा लोग और उनके मुसाहिब, मद्रास और बंबई के गवर्नर, पंजाब, बंगाल और पश्चिम उत्तर देश के लेफ्टिनेंट गवर्नर और हिंदुस्तान के कमांडर चीफ अपने अपने अधिकारियों समेत सुशोभित थे। इस चबूतरे की छत बहुत सुंदर नीले रंग की साटन थी, जिसके आगे लहरियादार छज्जा बहुत सजीला लगा था। लहरिये के बीच बीच में सुनहले काम के चांद तारे बने थे। क्या क्या बना है देख लो, चांद तारे बने थे। राजाओं की कुर्सियां भी नीली साटन से मढ़ी थी और हर एक के सामने वे झंडे गड़े थे जो उन्हें वायसराय ने दिए थे। और पीछे अधिकारियों की कुर्सियां लगी थीं, जिन पर भी नीली साटन चढ़ी थी। ठीक है, हर एक राजा के साथ एक भारी पॉलिटिकल अफसर भी था। ये भी इंपॉर्टेंट है कि हर एक राजा के साथ एक भारी पॉलिटिकल भी साथ भी था। इसके सिवाय गवर्नमेंट के भारी भारी अधिकारी भी यहाँ बैठे थे। राजा लोग, देखो भैया, राजा लोग अपने अपने प्रांतों के अनुसार बैठाए गए थे, जिससे ऊपर नीचे बैठने का बखेड़ा बिल्कुल निकल गया था। सब मिलाकर लगभग में 63 शासनाधिकारी राजाओं को इस चबूतरे पर जगह मिली थी।
चलो ये नाम 63 दिए हैं, मैंने आपको पढ़ा चुके हैं, एक बार अपने से देख लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, वायसराय के सिंहासन के पीछे परंतु राजसी चबूतरे की अपेक्षा उससे उससे अधिक पास धनुष खंड के आकार की श्रेणियां चबूतरे की ओर बनी थी, जो 10 भागों में बांट दी गई थी। कितने भाग में थी? 10 भागों में। इस बात को याद रखना है, कितने भागों में बांटी गई थी? 10 भागों में, ठीक है। अच्छा, अगली बात, इन पर आगे की तरफ थोड़ी सी कुर्सियां और पीछे सीढ़ी नुमा बेंचें लगी थी, जिन पर नीला कपड़ा मढ़ा था। यह ऐसे राजाओं को जिन्हें शासन का अधिकार नहीं है और दूसरे सरदारों, रईसों, समाचार पत्रों के संपादकों और यूरोपियन तथा हिंदुस्तानी अधिकारियों को जो गवर्नमेंट के न्योते में आए थे या जिन्हें तमाशा देखने के लिए टिकट मिला था, बैठने की जगह दी गई थी। ये लगभग कितने होंगे? 3,000 लगभग में। कितने थे? लगभग में 3,000 के अनुमान में होंगे। चलो अगली बात, किलात के खां। देखो यहाँ पे किलात के जो खां हैं, किसको किसको मिला? देखो किसमें? किलात के खां गोवा के गवर्नर जनरल, विदेशी राजदूत, बाहरी राजाओं के प्रतिनिधि समाज और अन्य देश संबंध काउंसिल लोग की कुर्सियां भी श्रीयुत वायसराय के पीछे सरदारों और रईसों की चौकियों के आगे लगी थी। एक बात, अगली बात देखो क्या है कि दरबार के दक्षिण तरफ, दरबार के जो दक्षिण तरफ कितने लोग थे? 15,000। दरबार के दक्षिण तरफ कितने लोग थे? 15,000 से ज्यादा सरकारी फौज हथियार बांधे लैस खड़ी थी और उत्तर तरफ राजा लोगों की सजीली पलटने भांति भांति की वर्दी पहने, चित्र विचित्र शस्त्र धारण किए, परा बंधे खड़ी थी। इन सब की शोभा देखने से काम रखती थी। इसके सिवाय राजा लोगों के हाथियों के परे, जिन पर सुनहली अमारिया कसी थी, और कार चोबी झूले पड़ी थी। तोपों की कतारें, सवारों की नंगी तलवारों और भालों की चमक, फरहेरों का उड़ना और 2 लाख के अनुमान तमाशा देखने वालों की भीड़ थी। तो भीड़ कितनी थी देखने वालों की? 2 लाख। कितने थी? 2 लाख। भीड़ जो मैदान में डटी थी, ऐसा समा दिखलाती थी कि जिसे देख जो जहां था वहीं हक्का बक्का हो खड़ा रह जाता था। अगली बात है कि वायसराय के सिंहासन के दोनों तरफ हाईलैंडर लोगों का गार्ड ऑफ ऑनर और बाजे वाले थे, और शासनाधिकारी राजाओं के चबूतरे पर जाने के जो रास्ते बाहर की तरफ थे, उनके दोनों ओर भी गार्ड ऑफ ऑनर खड़े थे। पौने 12 बजे तक सब जो दरबारी लोग अपनी अपनी जगहों पर आ गए थे। ठीक 12 बजे श्रीयुत वायसराय की सवारी पहुंची। ठीक 12 बजे, इस बात को याद रखना है, ठीक 12 बजे। और धनुषखंड आकार के चबूतरों की सीढ़ियों के पास एक छोटे से खेमे के दरवाजे पर ठहरी सवारी पहुंचते ही बिल्कुल फौज ने शास्त्रों से सलामी उतारी, पर तोपें नहीं छोड़ी गईं। खेमे में इंपॉर्टेंट है, देखो खेमे में श्रीयुत ने जाकर स्टार ऑफ इंडिया के परम प्रतिष्ठित पद के ग्रांड मास्टर का वस्त्र धारण किया था। इंपॉर्टेंट है, खेमे में जाकर श्रीयुत ने स्टार ऑफ इंडिया के परम प्रतिष्ठित पद के ग्रांड मास्टर का वस्त्र धारण किया था। तो कौन सा वस्त्र धारण किया था? ग्रांड मास्टर का वस्त्र जो है वस्त्र धारण किया था। कौन? वायसराय ने। अगली बात है, यहां से श्रीयुत राजसी छात्र के तले अपने राज सिंहासन की ओर बढ़े और श्री लेडी लिटन, यही पूछा जाता है कि ये दरबार किसके शासन काल में लगा था? किस वायसराय के? तो लॉर्ड लिटन तो वही है। श्री लेडी लिटन श्रीयुत के साथ थी और दोनों दामन बरदार बालक, जिनका हाल ऊपर लिखा गया है, जो तंजौर के साथ पीछे 2 तरफ से दामन उठाए हुए थे। श्रीयुत के आगे आगे उनके स्टाफ के अधिकारी लोग थे और श्रीयुत के चलते ही बंदीजन, कौन?
बंदीजन हेरल्ड लोगों ने अपनी तुरहियां एक साथ मधुर रीत पर बजाई और फौजी बाजे से ग्रांड मार्च बजने लगा। ठीक है, जब श्रीयुत राज सिंहासन वाले मनोहर चबूतरे पर चढ़ने लगे तो ग्रांड मार्च का बाजा बंद हो गया और नेशनल एंथम अर्थात गॉड सेव द क्वीन जो है क्वीन, ईश्वर महारानी को चिरंजीवी रखे। ये पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। ठीक है, अभी तक तो नहीं पूछी गई है, बाकी अब पूछी जा सकती है। ठीक है, अर्थ और फिर क्या हुआ, का बाजा बजने लगा और गार्ड्स ऑफ ऑनर ने प्रतिष्ठा के लिए अपने शस्त्र झुका दिए। तो किसने अपने शस्त्र झुकाए थे, गार्ड्स ऑफ ऑनर ने। अगली बात देखो कि ज्यों ही श्रीयुत राज सिंहासन पर सुशोभित हुए बाजे बंद हो गए और सब राजा महाराजा जो वायसराय के आने के समय खड़े हो गए थे बैठ गए। इसके पीछे श्रीयुत ने मुख्य बंदी, इंपॉर्टेंट है ये, अगर चीफ हेरल्ड ऑप्शन में ना देखे मुख्य बंदी दे दिया जाए, मुख्य बंदी, तो भी याद रखना कि मुख्य बंदी चीफ हेरल्ड को आज्ञा की कि श्रीमती महारानी की राजराजेश्वरी की पदवी लेने के विषय में अंग्रेजी में राज आज्ञा पत्र पढ़ो। तो मुख्य बंदी जो था चीफ हेरल्ड, उसने क्या नाम है, अंग्रेजी में राज आज्ञा पत्र पढ़ा था। ठीक है, यह आशा होते ही बंदीजन ने जो दो पांति में राज सिंहासन के चबूतरे के नीचे खड़े थे तुरही बजाई और उसके बंद होने पर मुख्य बंदी ने, कौन, मुख्य बंदी ने नीचे की सीढ़ी पर खड़े होकर बड़े ऊंचे स्वर से राजाज्ञा पत्र पढ़ा, जिसका उल्था यह है। देखो, महारानी विक्टोरिया, यहां से सबसे पहला संबोधन क्या है, महारानी विक्टोरिया कि ऐसी अवस्था में कि हाल में पार्लियामेंट की जो सभा हुई उनमें एक एक्ट पास हुआ जिसके द्वारा परम कृपालु महारानी को यह अधिकार मिला है कि यूनाइटेड किंगडम और उसके अधीन देशों की राज संबंधी पदवियों और प्रशस्तियों में श्रीमती जो कुछ चाहे बढ़ा ले। और इस एक्ट में यह भी वर्णन है कि ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के एक में मिल जाने के लिए जो नियम बने थे उनके अनुसार यह भी अधिकार मिला था कि यूनाइटेड किंगडम और उसके अधीन देशों की राज संबंधी पदवी और प्रशस्ति इस संयोग के पीछे वही होगी जो श्रीमती ऐसे राजाज्ञा पत्र के द्वारा प्रकाश करेंगी, जिस पर राज की मुहर छपी रहे। ये बता रहे हैं वायसराय। ठीक है, और इस एक्ट में यह भी वर्णन है कि ऊपर लिखे हुए नियम और उस राज आज्ञा पत्र के अनुसार जो सन 1801 को राशि मुहर होने के पीछे प्रकाश किया गया, हमने यह पदवी ली। विक्टोरिया ईश्वर की कृपा से ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के संयुक्त राज्य की महारानी स्वधर्म रक्षणी। इंपॉर्टेंट ये बात है, यहाँ पे आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि महारानी स्वधर्म रक्षणी किसे कहा गया है, तो महारानी विक्टोरिया को। ठीक है, और इस एक्ट में यह भी वर्णन है कि उस नियम के अनुसार जो हिंदुस्तान के उत्तम शासन के हेतु बनाया गया था, हिंदुस्तान के राज का अधिकार जो उस समय तक हमारी ओर से ईस्ट इंडिया कंपनी को सुपुर्द था, अब हमारे निज अधिकार में आ गया और हमारे नाम से उसका शासन होगा। इस नए अधिकार की हम कोई विशेष पदवी लें और इन सब वर्णों के अनंतर इस एक्ट में यह नियम सिद्ध किया गया है कि ऊपर लिखी हुई बात के स्मरण निमित्त के हमने अपने किए हुए राजाज्ञा पत्र के द्वारा हिंदुस्तान के शासन का अधिकार अपने हाथ में ले लिया। हमको यह योग्यता होगी कि यूनाइटेड किंगडम और उसके अधीन देशों की राज संबंधी पदवियों और प्रशस्तियों में जो कुछ उचित समझे बढ़ा लें। इसलिए
अब हम अपने प्रीवी काउंसिल की सम्मति से योग्य समझकर या प्रचलित और प्रकाशित करते हैं कि आगे को जहां सुगमता के साथ हो सके सब अवसरों में और संपूर्ण राजपत्रों पर जिनमें हमारी पदवियां और प्रशस्तियां लिखी जाती हैं सिवाय कह रहे हैं कि सिवाय सनद कमीशन, अधिकारदायक पत्र, दान पत्र, आज्ञा पत्र, नियोग पत्र और इसी प्रकार के दूसरे पत्रों के जिनका प्रचार यूनाइटेड किंगडम के बाहर नहीं है, यूनाइटेड किंगडम और उसके अधीन देशों के राज संबंधी पदवियों में नीचे लिखा हुआ वाक्य मिला दिया जाए। ये वायसराय का संबोधन है, अर्थात लैटिन भाषा में आज्ञा पत्र के बाद लैटिन भाषा में इंडई एम्परेट्रिक्स हिंदुस्तान की राजेश्वरी और अंग्रेजी भाषा में एम्प्रेस ऑफ इंडिया। और हमारी यह इच्छा और प्रसन्नता है कि उन राज संबंधी पत्रों में जिनका वर्णन ऊपर हुआ है या नई पदवी ना लिखा जाए। और हमारी यह भी इच्छा और प्रसन्नता है कि याद रखना क्या बात कही है, या भी क्या बात बता रहे हैं कि सोने चांदी और तांबे के जो सब सिक्के हैं आजकल यूनाइटेड किंगडम में प्रचलित हैं और नीति विरुद्ध नहीं गिने जाते, और इसी प्रकार तथा आकार के दूसरे सिक्के जो हमारी आज्ञा से अब छापे जाएंगे हमारी नई पदवी लेने से भी नीति विरुद्ध ना समझे जाएंगे। यानी कहने का अर्थ यहाँ पे ये है कि नए सिक्के चलाने की बात कहेगी और जो इनकी नीति विरुद्ध थे इसको गलत ना समझा जाए। और इसी प्रकार और क्या करें, और इसी प्रकार आकार के दूसरे सिक्के जो हमारी आज्ञा से अब छापे जाएंगे हमारी नई पदवी लेने से भी नीति विरुद्ध ना समझा जाए, और जो सिक्के यूनाइटेड किंगडम के अधीन देशों में छापे जाएंगे और जिनका वर्णन राजाज्ञा पत्र में उन जगहों के नियमित और प्रचलित द्रव्य करके किया गया और जिन पर हमारी संपूर्ण पदवियां या प्रशस्तियां उनका कोई भाग रहे, और वे सिक्के जो राजाज्ञा पत्र के अनुसार अब छापे और चलाए जाएंगे इस नई पदवी के बिना भी उस देश के नियमित और प्रचलित द्रव्य समझे जाएंगे। जब तक कि इस विषय में हमारी कोई दूसरी प्रसन्नता ना प्रकट की जाएगी तब तक की बात क्या कह दी है, क्या बताया है कि हमारी विंडसर को कचहरी से 28 अप्रैल को 1876 मतलब 1876 के सन में हमारे राज के 39वें वर्ष में प्रसिद्ध किया गया। ईश्वर महारानी को चिरंजीवी रखे। कौन बोला है? वायसराय ने। किसने कहा है? वायसराय ने। किसने कहा है भैया? वायसराय ने। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां से देखो कि जब चीफ हेरल्ड राजाज्ञा पत्र को अंग्रेजी में पढ़ चुके तो हेरल्ड लोगों ने फिर तो रही बजाई। इसके पीछे फिर क्या हुआ? जब पहले अंग्रेजी पत्र पढ़ा, राजाज्ञा पत्र पढ़ा, तो किसने पढ़ा था? चीफ हेरल्ड ने। उसके बाद में फॉरेन सेक्रेटरी ने उर्दू में तर्जुमा पढ़ा था। इस बात का रखना। इसके समाप्त होते ही बादशाही झंडा खड़ा किया और तोप खाने से जो दरबार के मैदान में मौजूद था 101 तोपों की सलामी हुई। 34 सलामी होने के बाद बंदूकों की बाड़ें दगी और 101 सलामियां तोप जो 101 सलामियां तोपों से ही हो चुकी। ठीक है, तब फिर बाढ़ छूटी और नेशनल एंथम का बाजा बजने लगा। इसके अनंतर श्रीयुत वायसराय समाज को एड्रेस करने के अभिप्राय से खड़े हुए। श्रीयुत वायसराय के खड़े होते ही सामने के चबूतर पर जितने बड़े बड़े राजा लोग और गवर्नर आदि अधिकारी थे खड़े हो गए। पर श्रीयुत ने बड़े ही आदर के साथ दोनों हाथों से हिंदुस्तानी रीत पर कई बार सलाम करके सबसे बैठ जाने का इशारा किया। तो हिंदू रीत से सलाम किया है। ठीक है, इस बात को याद रखना। यह काम श्रीयुत का जिससे हम लोगों की छाती दुगनी हो गई। ठीक है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये आपसे पूछा जाएगा कि किस पत्र का उल्लेख हुआ है,
तो पायोनियर सरीखे अंग्रेजी समाचार पन्नों के संपादकों को बहुत बुरा लगा। यहाँ पन्नों ये वही पत्र हैं, ठीक है, जिनकी समझ में वायसराय का हिंदुस्तानी तरह पर सलाम करना जो है बड़े हिठाई और लज्जा की बात थी। खैर यह तो इन अंग्रेजी अखबार वालों की मामूली बातें हैं। श्रीयुत वायसराय ने जो उत्तम एड्रेस पढ़ा उसका तर्जुमा हम नीचे लिखते हैं। आप भारतेंद्र बताएंगे कि क्या दरअसल इसमें बोला गया है, ठीक है। कि सन 1858 ईस्वी की ईस्वी की 1 नवंबर को श्रीमती महारानी की ओर से एक इश्तहार जारी हुआ था, ठीक, जिसमें हिंदुस्तान के रईसों और प्रजा को श्रीमती की कृपा का विश्वास कराया गया था, जिसको उस दिन से आज तक के वे लोग राज संबंधी बातों में बड़ा अनमोल प्रमाण समझते हैं। अब भारतेंद्र हरिश्चंद्र बताना शुरू करेंगे। कहते हैं कि वे प्रतिज्ञा एक ऐसी महारानी की ओर से हुई थी जिन्होंने आज तक अपनी बात को कभी नहीं तोड़ा, इसलिए हमें अपने मुंह से फिर उनका निश्चय कराना व्यर्थ है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात देखो यहाँ ही है कि 18 बरस की लगातार उन्नति ही उनको सत्य करती है, और यह भारी समागम भी उनके पूरे उतरने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस राज के रईस, इंपॉर्टेंट, राज के रईस प्रजा जो अपनी अपनी परंपरा की प्रतिष्ठा निर्विघ्न भोगते रहे और जिनकी अपने उचित लाभों की उन्नति के यत्न में सदा रक्षा होती रही, उनके वास्ते सरकार के पीछे पिछले समय की उदारता और न्याय आगे के लिए पक्की जमानत हो गई, ठीक है। हम लोग इस समय श्रीमती महारानी की राजराजेश्वरी की पदवी लेने का समाचार प्रसिद्ध करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, और यहां महारानी के प्रतिनिधि होने की योग्यता से मुझे अवश्य है कि श्रीमती के उस कृपा युक्त अभिप्राय को सब पर प्रकट करूं, जिसके कारण श्रीमती ने अपने परंपरा की पदवी और प्रशस्ति में एक पद और बढ़ाया। ये इंपॉर्टेंट है, क्या बढ़ाया, ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ये कथन है कि पृथ्वी पर श्रीमती महारानी के अधिकार में जितने देश हैं जिनका विस्तार भूगोल के 7वें भाग से कम नहीं है और जिनमें 30 करोड़ आदमी बसते हैं। ये कथन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, ठीक। अच्छा हाँ, यही पूछा गया है दिसंबर, अभी वाला एग्जाम यही कथन था, इंपॉर्टेंट है, दिसंबर 2024 वाला, अभी जिसका रिजल्ट आया है। पृथ्वी पर श्रीमती महारानी के अधिकार में जितने देश हैं जिनका विस्तार भूगोल के 7वें भाग से कम नहीं है और जिनमें 30 करोड़ आदमी बसते हैं, ये कथन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया। उनमें से इस और प्राचीन राज के समान श्रीमती किसी दूसरे देश पर कृपा दृष्टि नहीं रखती है, ठीक है। अगली बात देखो क्या है कि सब जगह और सदा इंग्लिस्तान के बादशाहों की सेवा में प्रवीण और परिश्रमी सेवक रहते हैं। सब जगह और सदा इंग्लिस्तान के बादशाहों की सेवा में प्रवीण और परिश्रमी सेवक रहते आए हैं, ठीक है। परंतु उनसे बढ़कर कोई पुरुषार्थी नहीं हुए, जिनकी बुद्धि और वीरता से हिंदुस्तान का राष्ट्र सरकार के हाथ लगे और बराबर अधिकार में बना रहा। इस कठिन काम में जिसमें श्रीमती की अंग्रेजी और देसी प्रजा दोनों ने मिलकर भली भांत परिश्रम किया है, ठीक है, भली भांत परिश्रम किया है। श्रीमती के बड़े बड़े स्नेही और सहायक राजाओं ने भी शुभ चिंतकता के साथ सहायता दी है, जिनकी सेना ने लड़ाई की मेहनत और जीत में श्रीमती की सेना का साथ दिया है। बुद्धिपूर्वक सत्यशीलता के कारण मेल के लाभ बने रहे और फैलते गए हैं, और जिनका आज यहाँ वर्तमान होना जो कि श्रीमती के
जो कि श्रीमती के राज राजेश्वरी की पदवी लेने का शुभ दिन है। ठीक है, इस बात का प्रमाण है कि वे श्रीमती के अधिकार की उत्तमता में विश्वास रखते हैं और उनके राज्य में एका बने रहने में अपना भला समझते हैं। अब ये भारतन हरिचंद बता रहे हैं, ठीक है, उनका उल्था पढ़ रहे हैं, मतलब अपनी भाषा में। श्रीमती महारानी इस राज को जिसे उनके पुरुषों ने प्राप्त किया और श्रीमती ने दृढ़ किया, एक बड़ा भारी पैतृक धन समझती हैं, जो रक्षा करने और अपने वंश के लिए संपूर्ण छोड़ने के योग्य है और उस पर अधिकार रखने से अपने ऊपर यह कर्तव्य जानती हैं कि अपने बड़े अधिकार को इस देश की प्रजा की भलाई के लिए यहाँ के रईसों के हकों पर पूरा ध्यान रखकर काम में लावे। इसलिए श्रीमती का यह राजसी अभिप्राय है कि अपनी पदवियों पर एक और ऐसी पदवी बढ़ावे जो आगे सदा को हिंदुस्तान के सब रईसों और प्रज्ञा के लिए इस बात का चिन्ह हो कि श्रीमती की ओर उनके लाभ एक हैं और महारानी की ओर राजभक्ति और शुभ चिंतकता रखनी उन पर उचित है। भारतन हरिचंद बता रहे हैं, दिल्ली दरबार दर्पण। ठीक है, देखो क्या है, वे राजसी घरानों की श्रेणियां जिनका अधिकार बदल देने और देश की उन्नति करने के लिए ईश्वर ने अंग्रेजी राज को यहाँ जमाया, प्राय अच्छे और बड़े बादशाहों से खाली न थे, परंतु उनके उत्तराधिकारियों के राज प्रबंध से उनके राज्य के देशों में मेल ना बना रह सका। सदा आपस में झगड़ा होता रहा और अधेर मचा रहा। देखो ये सब बता रहे हैं, निर्बल लोग बली लोगों के शिकार थे और बलवान अपने मद के इस प्रकार आपस के काट मार और भीतरी झगड़ों के कारण जड़ से हिलकर और निर्जीव होकर तैमूर लंग का भारी घराना अंत में मिट्टी में मिल गया और उसके नाश होने का कारण यह था कि उससे पश्चिम के देशों की कुछ उन्नति ना हो सके। यानी नाश का कारण क्या था, पश्चिम के जो देश थे उन्नति ना हो, इसी की वजह से मारकाट सब शुरू हुआ। ठीक है, अगली बात कर रहे हैं, देखो अगली बात कि आजकल ऐसी राजनीति के कारण जिससे सब जाति और सब धर्म के लोगों की समान रक्षा होती है, श्रीमती की हर एक प्रजा अपना समय निर्विघ्न सुख से काट सकती है। सरकार के समान भाव के कारण हर आदमी बिना किसी रोक टोक के अपने धर्म के नियमों और रीतों को बरत सकता है। राज राजेश्वरी का अधिकार लेने से श्रीमती का अभिप्राय किसी को मिटाने या दबाने का नहीं है, वरन रक्षा करने और अच्छी तरह राह बतलाने का। सारे देश की शीघ्र उन्नति और उसके सब प्रांतों की दिन पर दिन वृद्धि होने से अंग्रेजी राज के फल सब जगह प्रत्यक्ष देख पड़ते हैं। अब यहां से इंपॉर्टेंट है, यहां से जो संबोधन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपसे क्रम लगाने के लिए संबोधन पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले संबोधन कहते हैं कि है अंग्रेजी राज के कार्यकर्ता और सच्चे अधिकारी लोग। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्रम याद रखना। सबसे पहले है अंग्रेजी राज के कार्यकर्ता और सच्चे अधिकारी लोग। ठीक है, वह आप ही लोगों के लगातार परिश्रम का गुण है कि ऐसे ऐसे फल प्राप्त हैं और सबके पहले आप ही लोगों पर मैं इस समय श्रीमती की ओर से उनकी कृतज्ञता और विश्वास को प्रकट करता हूं। आप लोगों ने इस भारी राज की भलाई के लिए उन प्रतिष्ठित
उन प्रतिष्ठित लोगों से जो आपके पहले इन कामों पर नियत थे, किसी प्रकार कष्ट नहीं उठाया है, किसी प्रकार कष्ट नहीं उठाया है। और आप लोग बराबर ऐसे साहस, परिश्रम और सच्चाई के साथ अपने तन मन को अर्पण करके काम करते रहें, जिससे बढ़कर कोई दृष्टांत इतिहासों में ना मिलेगा, जो ना मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो कह रहे कीर्त के द्वार सबके लिए नहीं खुले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये कथन आपसे पूछा जा सकता है। ये देखो इतना इंपॉर्टेंट कथन, ये हालांकि मैंने पहले ही सब कर दिया है कि कीर्त के द्वार सबके लिए नहीं खुले हैं, परंतु भलाई करने का अवसर सब किसी को जो उसकी खोज में रखता हो मिल सकता है। यह बात प्रायः कोई गवर्नमेंट नहीं कर सकती कि अपने नौकरों के पदों को जल्द बढ़ाती जाए, परंतु मुझे विश्वास है कि अंग्रेजी सरकार की नौकरी में कर्तव्य का ध्यान और स्वामी की सेवा में तन मन को अर्पण कर देना, दोनों बातें निज प्रतिष्ठा और लाभे की अपेक्षा सदा बढ़कर समझी जाएंगी। यह बात सदा से होती आई और होती रहेगी। इस देश के प्रबंध के बहुत से भारी और लाभदायक काम प्रायः बड़े बड़े प्रतिष्ठित अधिकारियों ने ही किए हैं। ठीक है, वरन जिले के उन अफसरों ने जिनकी धैर्यपूर्वक चतुराई और साहस पर संपूर्ण प्रबंध का अच्छा उतरना सब प्रकार अधीन है। फिर कह रहे हैं अगला कि श्रीमती की ओर से राजकाज संबंधी और सेना संबंधी अधिकारियों के विषय में जितनी ग्राहकता और प्रशंसा प्रकट करूं थोड़ी है, क्योंकि ये तमाम हिंदुस्तान में ऐसे सूक्ष्म और कठिन कामों को अत्यंत उत्तम रीति पर करते रहे हैं, और जिनसे बढ़कर सूक्ष्म और कठिन काम सरकार अधिक से अधिक विश्वास पात्र मनुष्य को नहीं सौंप सकती। तो पहला अंग्रेज लोगों को संबोधन दिया, फिर हे राजकाज संबंधी और सेना संबंधी अधिकारियों, इंपॉर्टेंट है ये बात। ठीक है, अधिकारियों जो कम श्रेणी में इतने भारी जिम्मे के कामों पर मुकर्रर होकर बड़े परिश्रम चाहने वाले नियमों पर तन मन से चलते हों, और जो निज पौरुष से उन जातियों के बीच राज प्रबंध के कठिन काम को करते हों, जिनकी भाषा, धर्म और रीतें आप लोगों से भिन्न हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि अपने कठिन कामों को दृढ़ परंतु कोमल रीत पर करने के समय आपको इस बात का भरोसा रहे कि जिस समय आप लोग अपने जात की बड़ी कीर्ति को थामे हुए हैं और अपने धर्म की दयाशील आज्ञाओं को मानते हैं, उसी के साथ आप इस देश के सब जाति और धर्म के लोगों पर उत्तम प्रबंध के अनमोल लाभों को फैलाते हैं। ठीक है, चलो ये इंपॉर्टेंट नहीं इतना। ठीक है, ये कथन देखो, कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को प्राप्त होते हैं तो मैं अपनी पूज्य स्वामिनी के विचारों को अच्छी तरह ना वर्णन करने का दोषी ठहरूंगा। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है। फिर अगली बात कहते हैं कि इस अभिप्राय से कि श्रीमती को अपने राज के इस उत्तम भाग की प्रजा को सरकार की सेवा या निज की योग्यता के लिए गुण ग्राहकता दिखाने का विशेष अवसर मिले, श्रीमती ने कृपा पूर्वक केवल स्टार ऑफ इंडिया के परम प्रतिष्ठित पद वालों और ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश इंडिया के अधिकारियों की संख्या ही में थोड़ी सी बढ़ती नहीं की, किंतु इसी हेतु एक बिल्कुल नया पद नियत किया। उसका नाम क्या दिया? ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक नया पद दिया था। फिर अगला संबोधन के हे हिंदुस्तान की सेना
कि अंग्रेजी और विदेशी अफसर और सिपाहियों सबको किया है, इस बात को याद रखना। कहते हैं कि आप लोगों ने जो भारी भारी काम बहादुरी के साथ लड़ भिड़ कर सब अवसरों पर किए और इस प्रकार श्रीमती की सेना की युद्ध कीर्ति को थामे रहे, उसका श्रीमती अभिमान के साथ स्मरण करती है। श्रीमती इस बात पर भरोसा रख कर कि आगे को भी सब अवसरों पर आप लोग इसी तरह मिलजुल कर अपने भारी कर्तव्य को सच्चाई के साथ पूरा करेंगे, अपने हिंदुस्तानी राज में मेल और अमन चैन बनाए रखने के विश्वास का काम आप लोगों को ही सुपुर्द करती हैं। फिर कहते हैं कौन सा, हे वॉलेंटियर सिपाहियों, ये क्रम लिख लेना, कहीं इंपॉर्टेंट है, क्रम पूछ सकता है। आप लोग देखो, आप लोगों के राजभक्ति पूर्ण और सफल यत्न जो इस विषय में हुए हैं कि यदि प्रयोजन पड़े तो आप सरकार की नियत सेना के साथ मिलकर सहायता करें, इस शुभ अवसर पर हृदय से धन्यवाद पाने के योग्य हैं। अगले है इस देश के सरदार और रईस लोग, सबको देखो क्रम मेरी इंपॉर्टेंट है इस देश के सरदार और रईस लोग, जिनकी राजभक्ति इस राज के बल को पुष्ट करने वाली है और जिनकी उन्नति इसके प्रताप का कारण है। श्रीमती महारानी आपको यह विश्वास करके धन्यवाद देती है कि यदि इस राज के लाभों में कोई विघ्न डाले या उन्हें किसी तरह का भय हो तो आप लोग उसकी रक्षा के लिए तैयार हो जाएंगे। मैं श्रीमती की ओर से उनके नाम से दिल्ली आने के लिए आप लोगों का जी से स्वागत करता हूं, दिल से, भाई जी से। और इस बड़े अवसर पर आप लोगों के इकट्ठे होने को इंग्लिस्तान के राज सिंहासन की ओर आप लोगों की उस राजभक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण गिनता हूं। और मेरे दोस्त, श्रीमान प्रिंस ऑफ वेल्स कि इस देश में आने के समय आप लोगों ने दृढ़ रीत पर प्रकट की थी। श्रीमती महारानी आपके स्वार्थ का अपना स्वार्थ समझती हैं और अंग्रेजी राज के साथ उसके कर देने वाले और स्नेही राजा लोगों का जो शुभ संयोग से संबंध है, उसके विश्वास को दृढ़ करने और उसके मेल जोल को अचल करने ही के अभिप्राय से श्रीमती ने अनुग्रह करके वह राष्ट्रीय पदवी ली है, जिसे आज हम लोग प्रसिद्ध करते हैं। फिर अगली पंक्ति कहते हैं, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये कि हे हिंदुस्तान की राज राजेश्वरी की देसी प्रजा लोग, कि इस राज की वर्तमान दशा और उसके नित्य के लाभ के लिए अवश्य है कि उसके प्रबंध को जांचने और सुधारने का मुख्य अधिकार ऐसे अंग्रेजी अफसरों को सुपुर्द किया जाए जिन्होंने राजकाज के उन तत्वों को भली भांत सीखा है, जिनका बर्ताव राज राजेश्वरी के अधिकार स्थिर रहने के लिए अवश्य है। इन्हीं राजनीति जानने वाले लोगों के उत्तम प्रयत्नों से हिंदुस्तान सभ्यता में दिन दिन बढ़ता जाता है और यही उसके राज का संबंधी महत्व का हेतु और नित्य बढ़ने वाली शक्ति का गुप्त कारण है। और इन्हीं लोगों के द्वारा पश्चिम देश का शिल्प, सभ्यता और विज्ञान जिनके कारण आए दिन यूरोप में लड़ाई, यहाँ पे यूरोप का वर्णन है, इंपॉर्टेंट है, आए दिन यूरोप में लड़ाई और मेल दोनों में सबसे बढ़ चढ़कर है। ठीक है, बहुत दिनों तक पूरब के देशों में वहां बालों के उपकार के लिए प्रचलित रहेगा, वहां बालों के लिए, बालों नहीं वहां वालों के लिए। ठीक है, परंतु हे हिंदुस्तानी लोग, सबसे लास्ट में देखो हिंदुस्तानी लोग, परंतु हे हिंदुस्तानी लोग, आप चाहे जिस जाति या मत के हों, या निश्चय रखिए कि आप इस देश के प्रबंध में योग्यता के अनुसार अंग्रेजी के साथ भली भांति काम पाने के योग्य हैं और ऐसा होना पूरा न्याय भी है। और इंग्लिस्तान और हिंदुस्तान के बड़े राजनीति जानने वाले लोग महारानी की इस राजसी पार्लियामेंट व्यवस्थापकों ने बार बार इस बात को स्वीकार भी किया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इस बात को अपने सम्मान और राजनीति के सब अभिप्रायों के लिए अनुकूल होने के कारण माना है। इसलिए गवर्नमेंट
ऑफ इंडिया इन वर्षों में हिंदुस्तानियों की कारगुजारी के ढंग में मुख्य कर बड़े बड़े अधिकारियों के काम में पूरी उन्नति देखकर संतोष प्रकट करती है, संतोष प्रकट करती है। इस बड़े राज्य का प्रबंध जिन लोगों के हाथ में सौंपा गया है, ठीक है, सौंपा गया है, उनमें केवल बुद्धि ही के प्रबल होने की आवश्यकता नहीं है, वरन उत्तम आचरण और सामाजिक योग्यता की भी वैसी ही आवश्यकता है। ठीक है, इसलिए जो लोग कुल, पद और परंपरा के अधिकार के कारण आप लोगों में स्वाभाविक ही उत्तम है, उन्हें अपने को और संतान की केवल शिक्षा के द्वारा योग्य करना है, जिससे कि वे श्रीमती महारानी अपने राज राजेश्वरी की गवर्नमेंट की राजनीति के तत्वों को समझें और काम में ला सकें और इस रीत से उन पदों के योग्य हो जिनके द्वार उनके लिए खुले हैं। ठीक है, कितना बचा है? अभी है थोड़ा ही, ज्यादा नहीं है। चलो, राजभक्ति धर्म पक्षपात, देखो, राजभक्ति धर्म अपक्षपात सत्य और साहस देश संबंधी मुख्य धर्म हो। देखो क्या क्या मुख्य धर्म है देश संबंधी: राजभक्ति, अपक्षपात सत्य, साहस देश संबंधी मुख्य धर्म हो, उनका सहज रीत पर बर्ताव करना आप लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है, ये छोड़ दो। श्रीमती, देखो क्या फिर आगे कहते हैं, श्रीमती महारानी निर्बल राज्यों को जीतने या आसपास की रियासतों को मिला लेने से हिंदुस्तान के राज की उन्नति नहीं समझती, वरन इस बात में कि इस कोमल और न्यायुक्त राज शासन को जो निरुपद्रव जो है बराबर चलाने में इस देश की प्रजा क्रम से चतुराई और बुद्धिमानी के साथ भागी हो। जो उनका स्नेह और कर्तव्य केवल अपने ही राज से नहीं, वरन श्रीमती शुद्ध चित्त से यह भी इच्छा रखती है कि जो राजा लोग इस बड़े राज की सीमा पर हैं और महारानी के प्रताप की छाया में रहकर बहुत दिनों से स्वाधीनता का सुख भोगते आते हैं, उनसे निष्कपट भाव और मित्रता को दृढ़ रखें। परंतु यदि इस राज के अमन चैन में किसी प्रकार के बाहरी उपद्रव की शंका होगी तो श्रीमती हिंदुस्तान की राज राजेश्वरी अपने पैतृक राज की रक्षा करना खूब जानती हैं। यदि कोई विदेशी शत्रु हिंदुस्तान के इस महाराज पर चढ़ाई करे तो मानो उसने पूरब के सब राजाओं से शत्रुता की है, और उस दशा में श्रीमती जो अपने राज के अपार बल, अपने स्नेही और कर देने वाले राजाओं की वीरता और राजभक्ति और अपनी प्रजा के स्नेह और शुभ चिंतकता के कारण इस बात की भरपूर शक्ति है कि उसे परास्त करके दंड दे। इस अवसर पर उन पूरब के राजाओं के प्रतिनिधियों का वर्तमान होना जिन्होंने दूर दूर देशों से श्रीमती को इस शुभ समारंभ के लिए बधाई दी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेल के अभिप्राय और आसपास के राजाओं के साथ उसके मित्र का स्पष्ट प्रमाण है। मैं चाहता हूं कि श्रीमती की हिंदुस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से श्रीयुक्त खान किलात और उन राजदूतों को जो इस अवसर पर श्रीमती के स्नेही राजाओं के प्रतिनिधि होकर दूर दूर से अंग्रेजी राज में आए हैं और अपने प्रतिष्ठित पाहुने श्रीयुक्त गवर्नर जनरल गोवा बाहरी काउंसिलों का स्वागत करो। सब ये लास्ट संबोधन है। ठीक है, हे हिंदुस्तान के रईस और प्रजा लोग। ठीक है, इसमें की लास्ट पंक्ति पढ़ लो, ज्यादा ये वाली है। हाँ, यहां से कि हम विक्टोरिया, देखो यहां से, हम विक्टोरिया ईश्वर की कृपा से संयुक्त राज ग्रेट ब्रिटेन आयरलैंड की महारानी हिंदुस्तान की राज राजेश्वरी अपने वायसराय के द्वारा अपने सब राजकाज संबंधी और सेना संबंधी अधिकारियों, रईसों, सरदारों और प्रजा को जो इस समय दिल्ली में इकट्ठे हैं अपना राजसी
और राज राजेश्वरी आशीर्वाद भेजते हैं और उस भारी कृपा और पूर्ण स्नेह का विश्वास कराते हैं जो हम अपने हिंदुस्तान के महाराज की प्रजा की ओर रखते हैं। हमको यह देखकर जी से प्रसन्नता हुई कि हमारे प्यारे पुत्र का इन लोगों ने कैसा कुछ आदर सत्कार किया और अपने कुल और सिंहासन की ओर उनके राजभक्ति और स्नेह के इस प्रमाण से हमारे जी पर बहुत असर हुआ। हमें भरोसा है कि इस शुभ अवसर पर यह फल होगा कि हमारे और हमारी प्रजा के बीच स्नेह और दृढ़ होगा और सब छोटे बड़े को इस बात का निश्चय हो जाएगा कि हमारे राज्य में उन लोगों को स्वतंत्रताई धर्म और न्याय प्राप्त है और हमारे राज्य का अभिप्राय और इच्छा सदा यही है कि उनके सुख की वृद्धि, सौभाग्य की अधिकता और कल्याण की उन्नति होती रहे। मुझे विश्वास है कि आप लोग इन कृपामय वाक्यों की गूढ़ ग्राह्यता करेंगे। ईश्वर विक्टोरिया संयुक्त राज्य को महारानी और हिंदुस्तान की राज राजेश्वरी की रक्षा करें। इंपॉर्टेंट है, ठीक है ये कथन। इस एड्रेस के समाप्त होते ही नेशनल एंथम का बाजा बजने लगा और सेना ने, इंपॉर्टेंट है, सेना ने भैया 3 बार हुर्रे शब्द की आनंद ध्वनि की, ठीक है। और दरबार के लोगों ने भी परम उत्साह से खड़े होकर हुर्रे शब्द और हथेलियों की आनंद ध्वनि करके अपने जीव उमंग प्रकट किया और महाराज संध्या निजाम की ओर से सर सालार जंग राजपुताना के महाराज की तरफ से महाराज जयपुर, बेगम भोपाल, महाराज कश्मीर और दूसरे सरदार ने खड़े होकर एक दूसरे को बधाई दी, ठीक है। और अपनी, इंपॉर्टेंट है, अपनी राजभक्ति प्रकट की। सबसे लास्ट कथन क्या है कि इसके अनंतर श्रीयुत वायसराय ने आज्ञा की, दरबार हो चुका और अपने 4 घोड़े, कितने घोड़े थे, 4 घोड़े की गाड़ी पर चढ़कर अपने खेमे को रवाने हुए और यहीं पर हमारा दिल्ली दरबार दर्पण पूरा हुआ, ठीक है। तो संपूर्ण निबंध हम पढ़ा चुके हैं, इस पे प्रैक्टिस आपको कल मिल जाएगी, ठीक है। और इस पे प्रैक्टिस कल मिल जाएगी संपूर्ण निबंध। अब अगला निबंध हमारा जो होगा वो नाखून क्यों बढ़ते हैं, वो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इसी प्रकार सारे निबंध कराऊंगा और ऐसे ही कुछ कहानी भी कराऊंगा। कहानी भी आपको इसी फॉर्मेट में मिलेंगी और नाटक भी इसी फॉर्मेट में मिलेंगे, ठीक है। और कविता भी इसी फॉर्मेट में, सब मेरा लगभग में 5 से 10 यूनिट इसी फॉर्मेट में रहेगा, ठीक है। चलो, तो बाकी आप बराबर क्लास देखते रहें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी कल मिलते हैं आपको मैं एक नए वीडियो के साथ। बाकी आप प्रैक्टिस करते रहें।